बात है 18 नवंबर 2020 की। उताह की वाइल्ड लाइफ एजेंसी के कुछ लोग हवाई जहाज में यात्रा करके सैन जुआन काउंटी यूएसए से होते हुए एक बिग हॉर्न भेड़ की सर्वे के लिए गए, पर वहां उन्होंने जो पाया उसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए। जी हाँ, रेगिस्तान के बीचों बीच उन्हें एक विशाल चमचमाता हुआ मेटल का खंभा मिला जिसकी लंबाई लगभग 10-12 फीट थी। तो कौन, क्या, कैसे या क्या कोई इस खंबे को वहां पर रखेगा? ये कहानी पूरी तरह से एक राज थी, लेकिन जनाब इस खंबे का अचानक से वहां पर प्रकट होना बस इसकी एक शुरुआत थी। क्यों? खैर, वीडियो को आखिर तक देखिए, और क्योंकि हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस रहस्यमय मोनोलिथ को और कई सारी दूसरी चीजों का क्या हुआ, और जो अचानक कहीं से प्रकट हुई हैं और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गई, क्या हुआ उनका, जानेंगे इस वीडियो में। जब मोनोलिथ की तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर होने लगी तो उसकी तुलना स्टेनली कुब्रिक की 2001 आ स्पेस ओडिसी के साथ की जाने लगी, जिसमें भी एक अजीब एलियन मोनोलिथ जैसी कुछ छवियां पाई गईं। तो भाई, क्या इस यूटा मोनोलिथ को यहाँ एलियंस ने स्थापित किया था ताकि हम बुद्धिमान लोग बस इसे देखते रहें? हालांकि अगर उनका मकसद ऐसा था तो मैं कहूँगा ये पूरा नहीं हो पाया। हालांकि अगर ऐसा था तो जब इसकी जांच हुई तो गूगल अर्थ इमेजरी के आधार पर जो पता चला वो था कि यूटा मोनोलिथ को इस सूखे रेगिस्तान में अगस्त 2015 और अक्टूबर 2016 के बीच में स्थापित किया गया था। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई बड़ी मिस्ट्री है या नहीं। ये मोनोलिथ था या ये गूगल से पहले हमने इन चीज़ों का सामना कैसे किया? हालांकि इस वस्तु की खोज के 10 दिन के बाद कुछ दर्शकों को अपनी आंखों से एलियंस की इस कलाकृति को देखने की उम्मीद थी, लेकिन इससे पहले ही वो वहां से गायब हो गई। तो इसको हटाया किसने? क्या ये अलौकिक शक्तियां उस चीज को अपनी दुनिया में वापस लेकर आई थी? सौभाग्य से उन्होंने इसको नहीं लिया था, बल्कि ये इंसानों का ही ग्रुप था जिन्होंने इस स्कल्पचर को नष्ट कर दिया। इस ग्रुप को खिलाड़ी NDL लुइस लीड करते थे। उन्होंने मोनोलिथ को इस कारण से वहां से हटा दिया क्योंकि टूरिस्ट आकर्षित हो रहे थे जो अनजाने में लैंडस्केप को नुकसान पहुंचा रहे थे। कह सकते हैं एक बड़ा कारण था। हालांकि ये हमारे अखंड रहस्यों का अंत नहीं है। ठीक 10 दिन के बाद 27 नवंबर 2020 को बिल्कुल इसी तरह की एक और आकृति खोजी गई, लेकिन इस बार रोमानिया के बाटका डोमिनेई में मिली। पर इसे खोजने के कुछ ही दिनों के बाद ये चीज रातों रात फिर से गायब हो गई। फिर भी ये इसका आखिरी दर्शन नहीं था। पूरे 2020 में 200 से भी ज्यादा मोनोलिथ पूरी दुनिया में पाई गई। ये खबर इतनी सेंसेशनल बन गई कि क्रिसमस के दिन सैन फ्रांसिस्को में वहां के स्थानीय लोग अपनी आंखें मूंद नहीं पाए जब उन्होंने अपने शहर के ऊपर जिंजर ब्रेड से बना एक धुंधला सा खंबा देखा। हालांकि ये रचनात्मक चीज हर जगह एक जैसी दिखी, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये अज्ञात उताह मोनोलिथ किसने बनाया या फिर क्यों। हालांकि आप में से कोई अगर नए खंबे का निर्माण करना चाहता है जो कि कुकी से बना हो तो उसे गायब करने के लिए मैं वॉलंटियरली मदद करने के लिए तैयार हूं भाई। UFO? भाई, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं आपको किसी इल्यूजन में नहीं डाल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें अमेरिकी एयरफोर्स UFO के साथ बातचीत कर रही थी? भाई रुक जाओ, वापस आ जाओ। बात है साल 2020 की। पेंटागन ने कई सारी वीडियो को रिलीज करने की अनुमति दे दी जब ये वीडियोस जनता के बीच में लीक हो गई थी। आपको बता दूं, ये फुटेज साल 2007 का है जब टॉप सीक्रेट से भी टॉप एक वेबसाइट मौजूद है जो कई सारी कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतों के लिए समर्पित है। इसके एक सदस्य ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर काम करने का दावा किया और जहाज की एक फुटेज को शेयर कर दिया। ये घटना पहली बार नवंबर 2004 में सामने आई और कहा जाता है कि ये फुटेज सैन डिएगो के तट का है। USS के निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कुछ गड़बड़ थी। नजदीक एक मिसाइल क्रूजर USS प्रिंसटन कुछ अजीब तरह की रीडिंग्स अपने रडार पर सैन क्लेमेंटे आइलैंड के पास नोट कर रही थी। अजीब तरह की रीडिंग कभी डिक्टेट होने लगी और कभी गायब होने लगी, और ये किसी दूसरे विमान के होने की संभावना जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हालात तब और ज्यादा अजीब हो गए जब निमित्ज से 2 जेट ये देखने के लिए गए कि आखिर ये है क्या। कहा जाता है कि उन्होंने वहां एक सफेद रंग का अंडे जैसा आकार का ऑब्जेक्ट देखा जिसका आकार इनके जेट जितना था और चलते पानी के ऊपर मंडरा रहा था। तैरती हुई इस घटना का फिनोमेना समझ से बाहर था। इसकी हलचल का कोई स्पष्ट साधन नहीं था और ये एक विशाल टिक टैक की तरह दिखती थी। इस चीज को करीब से देखने के लिए जब जेट आगे बढ़े तो यह वस्तु हाइपरसोनिक स्पीड से वहां से उड़ गई। ये लगभग 3000 मील प्रति घंटे की रफ्तार थी, जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। अगर ये कहानी सच है तो ये वाकई में एक अद्भुत कहानी है। हालांकि ये एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जब अमेरिकी सेना का सामना UFO के साथ हुआ है। साल 2015 की शुरुआत में फ्लोरिडा के तट पर USS थियोडोर रूजवेल्ट के पायलट समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे जब उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे वे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। इसलिए इस घटना को देखने वाले क्रू ने फैसला किया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे।
और वीडियो से जुड़ी परिस्थितियां आज तक अज्ञात बनी हुई हैं। हालांकि हम यहाँ सिर्फ यूएफओ देख सकते हैं, लेकिन पायलट के रडार ने स्पष्ट किया कि उनके पूरे बेड़े को डिटेक्ट किया गया है। तो आखिर ये चीजें हैं क्या, ये किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि अमेरिकी सरकार को भी ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है कि एलियंस की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वे इससे इनकार भी नहीं कर सकते। आपके सामने उदाहरण है कि एक दिन उड़ते टकसालों द्वारा पृथ्वी पर कब्जा कर लिया जाएगा। भाई, मैं जानता हूं कि मेरा ध्यान एलियंस के आक्रमण से कैसे हट जाता है। जी हाँ, वो है लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। इस तरह आप उन तथ्यों से अपडेट होते रहेंगे जो वास्तव में इस दुनिया की समझ से बाहर हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें आगे क्या मिला। जो आज है कल नहीं रहेगा। आपने सुना होगा कि खरगोश अपनी आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कभी कभी वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। साल 2005 की एक सुबह की बात है। आर्टिसना पीडमोंट इटली के लोग अपनी खिड़की से बाहर ये देखकर हैरान रह गए कि एक विशाल गुलाबी खरगोश कोलेटो फवा पर्वत की चोटी पर लेटा हुआ है। ये मूर्ति लगभग 200 फीट लंबी है और 20 फीट ऊंची, इतनी बड़ी कि टूरिस्ट लोग इस पर आराम से चढ़ सकते हैं। इन विशाल टेडी हाजा के नाम से इसको जाना जाता है, जर्मन में, जिसका मतलब खरगोश है। असल में खरगोश की एक आकृति है जिसे वियना के आर्ट ग्रुप गेलेटिन द्वारा स्थापित किया गया था। ये ग्रुप अपने विशेष कला का इस्तेमाल करके ऐसी अजीब चीजें बनाने के लिए जाना जाता है। इसकी बाहरी त्वचा को बुनने और फिर उसमें पुआल भरने के 5 साल के बाद हाजा का काम पूरा हो गया। वाह, इसको बनाने के लिए वाकई दादियों की एक पूरी सेना लग गई होगी। इस चीज को इस तरह से बनाया गया कि जैसे ये जीव आसमान से गिर रहा है, इसलिए इसके टुकड़े बाहर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस ग्रुप को उम्मीद थी कि उनकी ये कला यहाँ 2025 तक बनी रहेगी, लेकिन इसका लंपी लेगोमॉर्फ बहुत ही तेजी से टुकड़ों में तब्दील होने लगा। इस बनी को हटाने के लिए या बचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी, इसलिए उसकी बुनी हुई त्वचा के ऊपर से घास उगने लग गई। उसके शरीर के अंदर जानवर चरने लग गए, जिससे ये जीव भूरे रंग के कीचड़ में बदल गया। साल 2016 तक ये लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। अगर आप आज पहाड़ी को देखेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वहां पर एक विशाल गुलाबी खरगोश भी था। ग्रुप के एक सदस्य अली जंका ने कहा कि उन्हें पता था कि इसका नष्ट होना कला का हिस्सा था। भाई, अगर आप कभी इस खरगोश के ऊपर चढ़ते हैं और उसके मांस में एक कीड़े की तरह महसूस करते हैं और फिर आप बहुत खुशी से एक मक्खी में बदल जाते हैं और उड़ जाते हैं, ईमानदारी से कहूं तो मैं इस चीज के साइट पर पहले जाने की योजना नहीं बना रहा था और मैं निश्चित रूप से अब भी नहीं जाने वाला। एक विशाल गेंद। आज के दिनों में हर तरह का कचरा समुद्र तट पर बहा दिया जाता है, जैसे कि बोतलें, प्लास्टिक, पैराफेरनेलिया। हालांकि एलियन का अंतरिक्ष यान मिलना एक केक के जैसा है। फरवरी 2023 में हमामात्सु में एक शांत एंशु समुद्र तट पर, जो कि जापान के पैसिफिक कोस्ट के पास है, यहाँ लोहे की एक विशाल गेंद की खोज की गई। इस गेंद का डायमीटर लगभग 5 फीट था और ये पूरी तरह से जंग से ढकी हुई थी। इस बात से पूरी तरह से अनजान कि वे किस चीज के साथ डील कर रहे। पुलिस वहां पहुंची और 656 फीट रेडियस वाली इस चीज को घेर लिया, ताकि ये पता लगाने में सफल रहें कि आखिर ये विशाल चीज है क्या। इस पर बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके पास इसका पता लगाने के लिए कोई भी सुराग था ही नहीं। कई लोगों को डर था कि ये एक तरह का समुद्री खदान हो सकता है, इसलिए इसे डीएक्टिवेट करने के लिए बम डिफ्यूज करने वाले दस्ते को बुलाया गया। हालांकि लोगों को परेशानी तब थोड़ी कम हो गई जब एक्सरे स्कैन से पता चला कि ये गेंद अंदर से पूरी तरह खाली थी। तरह तरह के विचार आने लगे कि ये गेंद गॉडजिला का अंडा होने से लेकर दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान तक हो सकती है। इन सारी बातों को सुनकर वहां के लोकल लोग हैरान हो गए। हालांकि वहां के एक आदमी ने दावा किया कि ये गेंद यहाँ कई हफ्तों से थी। इसके बाद मीडिया ने इसे नोटिस किया। अब मैं आपका बुलबुला या आपकी गेंद फोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसका वो हैंडल एक अंतरिक्ष यात्री साइबर अंडे की तुलना में कहीं ज्यादा संसार की वास्तविक चीजों को दर्शाता है। और वो ये कि गेंद शायद एक मूरिंग बोया हो सकती थी। जो एक बोया खुल जाता है तो सालों तक समुद्र के पानी में तैरता रहता है, जिस वजह से उसके ऊपरी सतह पर जंग लग जाती है। ऐसा दुनिया के दूसरे हिस्सों में अक्सर होता है, पर यह बात अलग है कि स्कॉटिश तट के किनारे के निवासियों ने इस दृश्य पर पहले कभी नजर नहीं डाली होगी। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब गेंद वहां से गायब हो गई। जी हाँ, हमामात्सु सरकार ने इस गेंद को वहां से हटा दिया और अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। क्या पता ये शायद एक अंडा होता और उन्होंने इसे एक विशाल इंक्यूबेटर में रखा हो। हाँ, मल के मामले। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी पड़ोसी के कुत्ते ने आपके सामने वाले आंगन में कोई बेकार उपहार छोड़ दिया हो? ये बहुत ही बुरी बात है। हालांकि आप कम से कम खुश हो सकते हैं कि वो 50 फीट लंबा नहीं था।
साल 2008 में स्विट्जरलैंड में बाल गृह में रहने वाले बच्चों के समूह ने अपने बगीचे में एक विशाल उड़ने वाले कुत्ते को उतरते देखा। मेरा मतलब है डांग। ये कितना बड़ा कुत्ता था। ये विशाल चीज एक घर की तरफ उड़ती हुई आई, घर की खिड़की से टकराकर खिड़की को तोड़ दिया और उसके बाद ये चीज उस तरफ उड़ गई जहां उसे हवा उड़ाती चली गई। भाई ये सारी बकवास बस एक कलाकृति है जिसे कॉम्प्लेक्स शो कहा जाता है। यूट्यूब इस शब्द को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए हम इसे स्टूल मान लेते हैं। ये अमेरिका के एक कलाकार पॉल मैकार्थी की रचना थी जो बड़े पैमाने पर कला बनाने में माहिर हैं, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स नेचर के लिए प्रोएक्टिव होते हैं। ये इतने प्रोएक्टिव हैं कि उनमें से कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाने के बगैर नहीं रह सकता मैं। मैकार्थी अपनी अजीब व गरीब कला को लेकर 70 के दशक में मशहूर हुए, जिसके बाद उनकी दिखावटी शैली खूब फली फूली। वियतनाम वॉर और हिप्पी आंदोलन उनकी तरह का एक्सपेरिमेंटल, एंग्री और चैलेंजिंग आर्ट के लिए कदम सही रहा, बल्कि बैकड्रॉप भी था। वियतनाम वॉर और हिप्पी आंदोलन उनकी तरह का एक्सपेरिमेंटल, एंग्री और चैलेंजिंग आर्ट के लिए एकदम सही बैकड्रॉप था, लेकिन फिर भी इनमें किसी को भी इस हद तक प्रसिद्धि नहीं मिली जितना इस प्रोडिजियस प्लॉप को मिली। इस विशाल कला को पब्लिकली डिस्प्ले किया जा रहा था बर्न के जेंट्रम पॉल क्ली में, और तभी एक तूफान आ गया। इसे उड़ाकर 656 फीट दूर ले गया और इसे बच्चों के इस घर के पास लैंड करा दिया, जहां इस विशाल मक ने बिजली की लाइन को गिरा दिया और ग्रीन हाउस की खिड़की तोड़ दी। इस कलाकृति में एक सेफ्टी मैकेनिज्म भी था जिससे उड़ने पर उसकी हवा निकल जाती थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस मैकेनिज्म ने यहाँ काम नहीं किया। हालांकि अच्छी बात है कि ये किसी के घर पर नहीं गिरा। कल्पना कीजिए कि आप इंश्योरेंस कंपनी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये सोचेंगे कि आप पूरी तरह से बकवास कर रहे हैं कि यू आर स्टूल। पेकिंग टॉम। हम सभी ने कभी न कभी कुछ मूल्यवान वस्तुएं जरूर खोई हैं, कभी अपना फोन, कभी आपकी चाबियां, कभी बटुआ। शर्मनाक है ना? लेकिन कम से कम आपको ये जानकर खुशी हो सकती है कि आपने आज तक कोई 2 लाख साल पुरानी चीज नहीं खोई है। हमारी कहानी हमें 1921 में वापस ले जाती है, जब स्वीडिश जियोलॉजिस्ट जॉन गुन्नार एंडरसन जो को डायन गुफा को देखने का लुत्फ उठा रहे थे, जो चीन के बीजिंग के फांगशान जिले में मौजूद हैं। ये जनाब तब यहाँ आए हुए थे जब उनको बताया गया कि ये गुफा ड्रैगन की हड्डियों से भरी हुई है। उत्सुक होकर एंडरसन और दूसरे कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई शुरू कर दी। प्राचीन होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस के 200 फॉसिल्स हैं जिन्हें पेकिंग मैन के नाम से जाना जाता है, जो कुछ इस तरह के दिख सकते थे। उनका पता लगाया गया था। होमो इरेक्टस की ये उप प्रजाति भाई बहुत ही मजेदार है। ये वो प्रजाति है जो कभी प्लेस्टोसीन के बीच में रहा करती थी। इनके बारे में जानने के लिए हमें 2 लाख से 7 लाख साल पहले जाने की जरूरत है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब चीन के ऊपर जापान ने आक्रमण कर दिया था, चीनी अधिकारियों ने इन जीवाश्मों को अमेरिका के सैनिकों को सौंप दिया था ताकि वो उनको सुरक्षित रख सकें, और इन हड्डियों को मेनलैंड तक पहुंचाने से पहले अमेरिका के समुद्री अड्डे पर भेज दिया गया था। लेकिन अफसोस कि जीवाश्म वहां कभी नहीं पहुंच पाए। इसके बाद सालों से पेकिंग मैन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत धीरे धीरे सामने आने लगे। हालांकि जनाब पॉल एडवर्ड्स, जो सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय के मेंबर हैं, इनका मानना है कि अमेरिका के जहाजों को जापानियों ने रोक लिया होगा और हड्डियों को जापान ले जाया गया होगा। एक दूसरा सिद्धांत यह भी है कि एक जापानी नाव के जीवाश्मों को इनसे छीन लिया गया था, जिसके बाद वो नाव डूब गई, जिससे पेकिंग आदमी समुद्र के तल पर पहुंच गए। हो सकता है कि अमेरिका की सरकार ने हड्डियों को प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे उनके जो खाने की रिपोर्ट करेंगे उन्हें आसपास छुपा देंगे। हाँ भाई, मेरा मतलब है सुरक्षित रखने के लिए। हालांकि इस मामले को लेकर अप्रैल 2010 में एक सफलता मिली जब फॉर्मर अमेरिकी नौसैनिक के बेटे पॉल बोविन ने एक प्लाइंथियोलॉजिस्ट ली बर्गर को ईमेल किया। ये जनाब दक्षिण अफ्रीका की विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय के सदस्य हैं। बोविन ने दावा किया कि उनके पिता ने फॉसिल्स के कुछ बक्सों की खोज की थी जब ये चिन होंग डो में तैनात रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जब 1947 में चीन में सिविल वॉर चल रहा था, बर्जर ने आगे इस मामले की जांच करने का फैसला किया और अपने प्लाइंटोलॉजिस्ट दोस्तों की मदद से उस मेरीन बसे की खोज की जहां बोवेन के पिता युद्ध के दौरान तैनात थे। लेकिन उसे वहां ये पता चला कि अब ये जगह एक पार्किंग लॉट है। इस जगह की खुदाई तो नहीं की गई थी, लेकिन पेकिंग ट्रेल का यहां मिलने की संभावना बहुत ही कम थी। कौन जानता है कि हमारे और कितने अजीब पूर्वज समुद्र के तल पर छुपे हैं और ग्लेशियर में जमे हुए हैं और साथ ही साथ पार्किंग स्थल के नीचे दबे हुए हैं। छाया और पत्थर। उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट अपनी सुंदरता फिर से एक बार पाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर बीट्रिक्स पॉटर तक और यहाँ तक कि टेलर स्विफ्ट तक, ये लेक डिस्ट्रिक्ट पीढ़ियों से कलाकारों के लिए आकर्षण का एक प्रतीक रहा है। और साथ ही हो सकता है कि ये झील हॉन्टेड भी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँ। खैर बता दूं कि साल 2021 में पूरे लेक डिस्ट्रिक्ट में
पत्थर की बनी अजीबोगरीब मूर्तियां देखने लगीं, और ये मूर्तियां भी कुछ उसी किस्म की थीं जिस तरह से बोरोडेल घाटी में नजर आई थीं। ये एक इमेज है जो फोटोग्राफर कार्ल हॉलिडे द्वारा खींची गई थी। अब मैं आप लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन उस चीज को देखकर मुझे गंभीर ब्लेयर विच वाइब्स आ रही हैं भाई। लेक डिस्ट्रिक्ट डरावनी आत्माओं से भरा हुआ है, जैसे लॉन्ग मेग की कहानी में है। बिना किसी ओरिजिन के पत्थर का एक और अजीब घेरा। लेजेंड लोगों का कहना है कि मेल्डन की मेग और उसकी बेटियां चुड़ैल थीं, जो कि हर सब्बात की रात या आधी रात को गैर चुड़ैलों के लिए यहाँ नृत्य करती थीं। तो उन्हें उनके पापों की सजा भुगतने के लिए माइकल स्कॉट द्वारा पत्थर में बदल दिया गया। नहीं भाई नहीं, ये द ऑफिस का वो मुख्य व्यक्ति नहीं है। कहा जाता है कि लेजेंड माइकल एक शक्तिशाली जादूगर था। तो क्या इस पत्थर के मॉन्यूमेंट के साथ किसी प्रकार का जादुई रिवाज चल रहा था? शायद नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इस बात को कोई नहीं जानता कि ये मूर्ति आखिर किसने बनाई। इस कला के सारे रहस्य के कारण उस अज्ञात कलाकार को उपनाम दिया गया है बोरोडेल बैक्सी, जो अज्ञात ग्रिफ्टी कलाकार से प्रेरित है। चालाकी, हाँ। इस मूर्ति को स्लेट से बनाया गायब था। ये पत्थर वहां इस इलाके में पाया जाता है और ये किसी जादू से बंधा हुआ नहीं है। इसे अरेंज करने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक गोलदार आकार तैयार हुआ। खतरनाक फुटपाथों पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पैदल यात्रियों को रोकने के लिए मीडिया ने इन साइंटों के सटीक स्थान को गुप्त रखने का निर्णय लिया। वाह, ब्रिटिश समाचार भी विनम्र है। 1 साल के बाद मूर्ति को देखने की इच्छा रखने वाले 2 पैदल यात्रियों ने पाया कि ये पूरी तरह से ढह गया था। मुझे लगता है कि इस मूर्ति का भाग्य पत्थर पर नहीं लिखा गया था। आज का भाला कल चला जाएगा। बाइबल के अनुसार जब जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया था तो एक रोमन सूबेदार ने यह देखने के लिए उनके शरीर पर भाले से वार किया कि क्या वो अभी भी जिंदा है। उसी सूबेदार को बाद में सेंट लॉन्गिनस के रूप में घोषित किया गया, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसके खराब व्यवहार के दिखावे के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके बाद ये ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा प्रतीक बन गया ये भाला, जिसमें पवित्र ग्रेल और अर्क ऑफ कन्वेंट भी शामिल हैं। तो ये है कहाँ? ये कहानी हमें एक प्राचीन शहर एंटियोक ले जाती है, जो हटे इलाके में है और आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम धर्मयुद्ध के दौरान, जो कि जून 1098 की बात है, ईसाई सेना ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तुर्की और अरब की सेनाओं ने उनको पछाड़ दिया। इनके पास सप्लाई खत्म होने वाली थी और इनका मनोबल भी टूट गया था। इनमें से एक सैनिक था जिसका नाम पीटर बार्थोलोम्यू था, जो प्रोविंस फ्रांस का एक मैला कुचैला किसान था। पीटर ने दावा किया कि सेंट एंड्रयू उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने होली लांस के स्थान का खुलासा किया था, जिसके बाद पीटर ने यह अपने सुपीरियर को बताया, जिन्होंने उस पर विश्वास भी कर लिया। उन्होंने इस जगह की तलाशी लेने का आदेश दिया और 15 जून को पीटर इन सैनिकों को एंटियोक के सेंट पीटर कैथेड्रल में ले गए। 1 दिन की खुदाई करने के बाद पीटर एक गड्ढे में कूद गया और जब वहां से निकला तो उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वो भाला है, और कहा जाता है सैनिकों ने इसे असली भाला मान लिया। तो एक नए मनोबल के साथ उन्होंने एंटियोक से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। ये अनरियल हीरो आखिर में क्रूसेडर्स का एक स्पिरिचुअल लीडर बन गया, लेकिन बहुत ही जल्दी सत्ता का जुनून उसके सिर पर चढ़ गया और विरोधियों को फांसी की सजा का आदेश देने के बाद उनके मानने वाले उस पर संदेह करने लगे। तो अपनी और लांस की योग्यता साबित करने के लिए पीटर इस हद तक चला गया कि पीटर ने 8 अप्रैल 1099 को खुद को अग्नि परीक्षा दी। हालांकि उस वक्त अग्नि परीक्षा आम बात थी। बेचारे सस्पेक्ट को जला दिया गया और फिर उनकी बेगुनाही का अंदाजा उसके जलते हुए घावों की सीमा से लगाया गया। यह अच्छा सिस्टम है, मैं जानता हूँ। क्रूसेडर्स ने एक दूसरे के बगल में 2 आग जलाई और फिर पीटर इनके बीच भाला पकड़कर चला गया। आगे क्या हुआ, इस पर अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोगों का दावा है कि पीटर बुरी तरह जल गया और फिर 20 अप्रैल 1099 को उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं हुआ था और उसकी मृत्यु अग्नि परीक्षा समाप्त होने के बाद दुश्मन द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के कारण हुई। चाहे जो भी हुआ हो, एक बार जब पीटर की मृत्यु हो गई तो लांस बदनाम हो गया और फिर समय के साथ खो गया। बेशक एक बेशकीमती धार्मिक कलाकृति होने के नाते ये लॉन्गिन्स का एकमात्र लांस नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये वेटिकन, आर्मेनियाई शहर वाह आह शाह पट और यहाँ तक कि वेना में भी है। आखिर इस आदमी के पास कितने भाले थे भाई। हीरे हमेशा नहीं रहते। क्या आपने कभी सजने संवरने की इच्छा जाहिर की है? भले ही ज्यादा सजना संवरना ओकेजन्स के लिए जरूरी नहीं था। खैर, आपको बता दूं कि ड्यूक ऑफ बर्गंडी चार्ल्स द बोल्ड हर समय कुछ यही चीज करते थे। लेजेंड के अनुसार चार्ल्स के पास एक फ्लोरेंटीन डायमंड था, एक सुंदर और अमूल्य रत्न। ये जेमस्टोन चार्ल्स ने 1477 में नैन्सी की लड़ाई में पहना था। सिर्फ इसलिए कि आप अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करते हुए शानदार नहीं दिख सकते। कहा जाता है कि फ्लोरेंटीन हीरे का आकार एसिमेट्रिकल ऑक्टेगोनल जैसा था, जिसमें सिट्रॉन रंग था। और आपको बता दूं कि
इसका वजन 139 कैरेट था, जो लगभग 1 आउंस के बराबर है। लेकिन चार्ल्स के लिए दुर्भाग्य की बात यह रही कि वो युद्ध में मारा गया। कहा जाता है कि एक सैनिक को युद्ध के मैदान में ये कीमती हीरा मिला और इन जनाब को लगा कि ये किसी कांच का बना हुआ लॉकेट है, और इसने इस रत्न को बाद में पूरे 1 फ्लोरीन में बेच दिया, जो आज के दिन लगभग $773 के बराबर है। भाई ये कोई ज्यादा कीमत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इस हीरे की कीमत अब $20 मिलियन हो सकती थी। हालांकि चार्ल्स और मैला ढोने वाले सैनिक की यह कहानी बस एक लंबी कहानी लगती है। हीरे का पहला हिस्टोरिकल रेफरेंस बहुत ही बाद में 1657 में सामने आया है, जब एक फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्टी टेवोर्नियर ने टस्कनी के एक ऐसे कीमती रत्न की बात की जिसका मालिक ग्रैंड ड्यूक फर्डिनेंड II थे, जो टस्केनी के एक ग्रैंड ड्यूक हैं, और कहा जाता है कि ये हीरा उस समय यूरोप का सबसे बड़ा हीरा हुआ करता था। हालांकि इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं थी कि आखिर ये हीरा फर्डिनेंड के पास कैसे आया था। हम जो जानते हैं वो ये है कि साल 1743 तक इस हीरे का मालिक हैब्सबर्ग परिवार का था, जो एक शाही परिवार था और ऑस्ट्रेलिया क्राउन ज्वेल्स का एक हिस्सा बन गया था, यानी 1918 तक, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो हैब्सबर्ग का साम्राज्य भी समाप्त हो गया। माना जाता है कि हीरे को एक ब्रोच में रखा गया था और तस्करी करके स्विट्जरलैंड ले जाया गया था, जहां परिवार को निकाल दिया गया था। जब से परिवार चला गया, इसका ठिकाना अज्ञात था। तो क्या हैब्सबर्ग परिवार ने इसको धोखा दिया या ये चोरी हो गया था? शायद वैसे पैक करना भूल गए। मुझे पता है कि मेरे साथ भी छुट्टियों से पहले ऐसे ही हुआ था। हालांकि सौभाग्य से स्पीडो हीरे जितने महंगे नहीं होते, मैंने चेक कर लिया भाई। खजाना, मैं उत्सुक हूँ। बरमूडा आइलैंड सुंदर कोरल चट्टानों से घिरा हुआ है, जो तट के चारों ओर 200 वर्ग मील के इलाके में फैला हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि यह स्थान जहाजों के मलबे से भरा हुआ है। यहाँ तक कि बरमूडा दुनिया के जहाज़ों के मलबे की राजधानी मानी जाती है, जहाँ हर स्क्वायर मील पर जहाज़ों का इतना मलबा पाया जाता है जितना शायद इस प्लेनेट पर कहीं और पाया जाता होगा। ये सारी डूबी हुई लूट आइलैंड के पानी को खोजने की खोज के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है, और यहाँ आने वाला एक विशेष निडर शिकारी टेडी टकर था। साल 1955 में टकर ने एक जहाज की खोज की जो शायद सैन पेड्रो था, जो एक स्पेनिश वेसल माना जाता है, जो एक तूफान के दौरान डूब गया था, जो बात साल 1594 की है। भूले हुए इस मलबे के बीच तैरते हुए टकर ने यहाँ सोने के टुकड़े ढूंढना शुरू किया, और यहाँ उसे सबसे कीमती चीज जो मिली वो 22 कैरेट खरा सोना था। आपको बता दूं, इस खजाने का साइज 3 इंच बाय 1.5 इंच था, और साथ ही साथ उसमें 7 हरे एमरल्ड्स जड़े हुए थे। ब्रिटिश संग्रहालय ने इस खजाने की कीमत बनाई तो लगभग $2 लाख थी, जो आज लगभग $2.3 मिलियन के बराबर है। ये उम्मीद करते हुए कि खजाना आइलैंड पर ही न रह जाए, टकर ने इस क्रॉस को ब्रिटिश की नई कीमत के आधे पर बर्मुडन सरकार को बेच दिया। टकर के खोजे गए इस खजाने को मैरीटाइम म्यूजियम स्टेज पर सेंटर पर स्थापित कर दिया गया, और वे इसलिए क्योंकि महारानी एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप स्टेज पर दस्तक देने वाली थी। यह बात है 16 फरवरी 1975 की। टकर भी म्यूजियम में मौजूद था और इन रॉयल्स के आने का इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। ये क्रॉस डल और चिपचिपा लग रहा था। करीब से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये सोने के रंग से ढका हुआ था। उसे एहसास हुआ कि ये क्रॉस बस एक सस्ती कॉपी थी, और जो असली क्रॉस था वो शायद चोरी हो गया है। बरमूडा पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड, इंटरपोल और FP द्वारा की गई जांच के बावजूद ये चोर कभी पकड़े नहीं गए, और टकर का ढूंढा हुआ क्रॉस फिर कभी नहीं मिला। अनुमान लगाया गया कि शायद खजाने को टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो और हर एक टुकड़ा अलग अलग बेच दिया गया हो। हालांकि अगर आप मेरी राय चाहते हो तो मुझे डर है कि लिज का इससे कुछ लेना देना हो सकता है। कूड़े में निकला खजाना। इक्वाडोर का कोवेंसा शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी इटली के पंडित फादर कार्लो क्रेस्पी का घर था। इस आदमी का हाथ एक शानदार रहस्य के पीछे लगा हुआ होगा, जो उसकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। पुजारी अपनी झुंड की बहुत ही देखभाल करता था, और यहाँ तक कि अनाथ आश्रम स्थापित करने में भी मदद करता था, उन्हें शिक्षा प्रदान करता था। लेकिन क्रिस्पी के लिए पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं था। वो चाहता था कि वो गरीब लोगों की मदद कर सके, लेकिन वो सीधे उनके लिए दान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस पुजारी ने फैसला किया कि वे उन लोगों से अलग अलग चीजें खरीदें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान क्या था, यह आदमी फिर भी खरीदेगा। भाई समय के साथ क्रिस्पी के पास लगभग 50,000 से ज्यादा वस्तुएं जमा हो गई। हालांकि इनमें से ज्यादातर चीजें पूरी तरह से कबाड़ थी, और उनमें से कुछ चीजें मिथ बन के रह गई। यह दावा किया गया कि क्रिस्पी को गढ़े हुए सोने का खजाना मिला, और प्राचीन अवशेष भी, जिसे देने वाला कोई और नहीं बल्कि बेबीलोनिया थी। ये मानते हुए कि वो जो भी चीजें खरीदते थे वो सिर्फ गरीबों से ही खरीदते थे,
पर फिर भी कुछ बहुत बड़े दावे हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से 1962 में क्रेस्पी के कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा आग में पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जान पाएंगे, और यहाँ तक कि बची हुई वस्तुओं का भाग्य भी अफवाह का विषय बना रहा है। 1973 में स्विस का स्यूडो आर्कियोलॉजिस्ट एरिक वॉन डेनिकेन ने दावा किया कि क्रेस्पी के पास जो भी कलाकृतियां थीं वो उसे टायोस की गुफाओं से मिली थीं, और माना जाता है कि ये कलाकृतियां एक खोई हुई सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं, जिन्हें अलौकिक प्राणियों द्वारा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई थी जो उस समय से काफी ज्यादा एडवांस थी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कन्विंस हो गया हूँ, क्योंकि डेनिकेन ने इनमें से किसी भी सिद्धांत के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। अगर मैं आपको कुछ इससे ज्यादा सब्सटेंशियल बात बताऊं तो कैसा रहेगा? हाँ, आग लगने के बाद जो भी बचे हुए टुकड़े थे उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इक्वाडोर द्वारा खरीदा गया, जहां हथियार, पत्थर की नक्काशी और सिकड़े हुए मानव सिर से लेकर सभी चीजें वर्तमान में स्टोर्ड हैं। इन्हें पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है। इन सभी कलाकृतियों को इक्वाडोर से प्राप्त किया गया है, जिनमें बेबीलोन के घुसपैठियों का, एलियंस इंटरफेरेंस का कोई भी संकेत नहीं है। हाँ, उम्मीद है कि क्रेस्पी को एक दयालु बूढ़े आदमी के रूप में याद किया जाएगा, न कि एक पागल आदमी के रूप में जिसकी पहुंच एलियंस के सोने के पहाड़ों तक थी। लेजी हड्डियां। मुझे पहले भी अपने बिस्तर के नीचे कुछ आश्चर्यजनक चीजें मिली हैं। डॉलर के बिल, खोए हुए पुराने रिमोट, 90 के दशक में मिलने वाले स्किटल्स के पैकेट, लेकिन मुझे अपने बिस्तर के नीचे कभी डायनासोर की हड्डियां नहीं मिली। ये आर्कियोरेप्टिक्स है, और ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक जानवर था। ये 150 मिलियन वर्ष पहले कभी पाया जाता था। हालांकि ये दूसरे डायनासोर्स की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा नहीं था। इसका साइज बस एक कौवे के बराबर था। हालांकि इस छोटे से आतंक को अक्सर डायनासोर और मॉडर्न पक्षियों के बीच लुप्त कड़ी के रूप में माना जाता है। साल 1956 में इस आर्कियोरेप्टिक्स के हड्डियों का ढांचा पाया गया था, सोलनहोफेन क्वारी, जर्मनी में। मजेदार बात यह है कि वर्तमान में हम जिन आर्कियोरेप्टिक्स नमूनों के बारे में बात करते हैं वो सभी सोलनहोफेन लाइमस्टोन में पाए गए हैं। जानवरों के युग के दौरान ये चट्टानी लैंडस्केप इतना बड़ा रहा होगा जितना दूर तक किसी की नजर जा सकती थी, और यहाँ जो भी जानवर रहे होंगे वो कभी कभी नरम कीचड़ भरे पानी में गिर जाते थे और डूब जाते थे, जिसके बाद सिर्फ उनके जीवाश्म बचते थे। तो इन बचे हुए कंकालों के मिल जाने के बाद सोलनहोफेन खदान के मालिक एडवर्ड ओपेत्च ने इन कंकालों की स्टडी करने की अनुमति दी, और कुछ जांच पड़ताल करने के बाद एक्सपर्ट्स को एहसास हुआ कि ये कंकाल एक आर्कियोरेप्टिक्स का था। ये उस समय दर्ज किया गया तीसरा रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिमम था। इसे मोर्नशेम के मैक्सबर्ग म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया था, जिसके लिए ओपित्च ने मंजूरी दी थी। लेकिन ये पता चला कि खदान का मालिक एक बदमाश बूढ़ा था। वो इस जीव के कंकाल की रक्षा करने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गया, और 1974 में उन्होंने इसे संग्रहालय से वापस मंगवा लिया, और किसी को भी इस कलाकृति को दोबारा देखने से मना कर दिया। जब इस बूढ़े आदमी की मृत्यु हुई 1991 में, तो ये जीवाश्म का नामो निशान कहीं नहीं मिला। आखिरी बार उसे उसके बिस्तर के नीचे देखा गया। कल्पना कीजिए कि 150 मिलियन वर्ष पुरानी कुछ चीज आप अपने बिस्तर के नीचे छिपा रहे हैं। शायद ओपेस्टुच ने इसे स्वार्थ के अंतिम काम के रूप में छुपाया, या क्या पता अपने शरीर के साथ दफना दिया हो। ये जहां भी है, इस रिमार्केबल प्राणी के केवल 11 नमूने मौजूद हैं। भाई, ओपिटस की लालच प्लाइंथोलॉजी को अजीब बना देती है। शुक्र है कि मैक्सबर्ग म्यूजियम ने कंकाल की एक कॉपी बनाई थी, नहीं तो ये झगड़ालू मैनेजर ओरिजिनल कंकाल को छीन लेता। ओपिटस जो भाग्यशाली है कि वो अब हमारे साथ नहीं है। भाई, मेरे पास उस आदमी से मिलने के लिए एक असली हड्डी मौजूद है। क्या आपने कभी कोई अद्भुत कलाकृति देखी है जो बिना किसी निशान के गायब हो गई हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।